नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ही सवाल ले रहे हैं दोबारा से। और देखें, आज जो पहला सवाल है हमारा वो है जो मैंने आपको पिछली बार दिया था, डिस्कस द लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ईश्वरचंद्र विद्यासागर टुवर्ड्स सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन 19th सेंचुरी इंडिया। 8 मार्क्स में 150 वर्ड्स। देखिए, 19वीं सदी के भारत में सामाजिक और शैक्षिक सुधारों के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवन और योगदान की विवेचना कीजिए, ये दिया गया है। देखो, मैंने आपसे कहा था कि एक से ज्यादा तरीके से हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं एक सवाल का, ठीक है। तो अब ये देखो, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो अब हम ये देखें कि जब भी सवाल ऐसा पूछा जाता है तो ये 3 इंट्रोडक्शंस नहीं लिखनी है आपने आपने तो एक ही लिखनी है, लेकिन ये तरीके हो सकते हैं जिससे आप जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद मेन बॉडी पे आएंगे और फिर बाद में कंक्लूजन पे भी। तो इंट्रोडक्शन में देखो, पहला कि आप एक कोट से शुरुआत कर सकते हो जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के रोल को हाईलाइट करे। अब उनका खुद का कोट हो जरूरी नहीं, क्योंकि कोई खुद अपनी ना बखान करेगा। तो ऐसा है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में एक कोट रविंद्रनाथ टैगोर का है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर वॉज नॉट अ मैन, ही वॉज अ फिनोमेना। ये कहना था रविंद्रनाथ टैगोर जी का उनके बारे में, जो दिखाता है कि उनकी शख्सियत क्या थी और क्या उन्होंने किया सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए हमारे समाज में। वो उसको दर्शाता है एक तरीके से कि अपने आप में ही एक एक बहुत बड़े व्यक्ति जो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो ये कोट हो गया उनके बारे में। तो ये उनकी शख्सियत को दर्शा देता है। हम उनके बारे में बात करने वाले हैं तो उनकी शख्सियत एक कोट बता देता है, तो हमने वो डाल दिया पहले, ठीक है। फिर दूसरे तरीके से इंट्रोडक्शन करें तो अब आपके पास अगर कोट आपको नहीं याद है तो फिर आप ऐसे करें कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक व्यक्ति थे जो सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स के प्रति उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, और साथ ही में आज भी जो उनके आइडियाज हैं वो भारत में सामाजिक चेतना जगाने में और शैक्षिक चेतना जगाने में जो है वो सक्षम है। इस तरीके के उनके उस समय के विचार थे। तो ये हो गया एक इंट्रोडक्शन। तीसरा, अब मतलब वही चीज आप एक कोट की हेल्प से भी कह सकते हो और एक सिंपल उनका कंट्रीब्यूशन वैसे ही बता दिया आपने इंट्रोडक्शन में। तीसरा, अब आप अगर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं बताना चाहते तो उनकी अर्ली लाइफ या एजुकेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फिर से आ गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन थ्रू अ कोट, 3 तरीके हो गए कि नहीं, ठीक है। तो आप तीसरा तरीका 1820 वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे, अगर आपको नहीं याद है उनके बारे में तब आप इस तरीके की या इस तरीके का इंट्रोडक्शन करो। कोशिश तो यही करो कि उनके अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में, जैसे 1820 वेस्ट बंगाल में विद्यासागर जो है वो पैदा हुए थे और उन्होंने शुरुआत से ही अपनी एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी दिखा दी थी। संस्कृत पढ़ी थी उन्होंने, पर्शियन ट्रेडिशन भी पढ़ा था और अंग्रेजी में भी मास्टरी की थी और मॉडर्न साइंसेस भी पढ़ा था, जिससे उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ था। अब देखें आगे, अब आ जाते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी में एक हेडिंग बना लेते हैं हम, ये ज्यादा अच्छा रहता है मेन बॉडी में, क्योंकि आप वर्ड नहीं लिखोगे मेन बॉडी, आप ऐसे ये हेडिंग लिखो कि कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ईश्वरचंद्र विद्यासागर टुवर्ड्स सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन 19th सेंचुरी। ये भी दिखा देगा कि जो सवाल में उन्होंने पूछा है एग्जैक्टली ये आप मेन बॉडी में आंसर करने जा रहे हो, ठीक है ना। तो सोशल रिफॉर्म्स के मुद्दे पे विडो रीमैरिज के समर्थक सबसे बड़े, या जिनकी वजह से ही पॉसिबल हुआ, तो विद्यासागर के ही प्रयास थे जिससे ये हिंदू प्रैक्टिस जो है वो खत्म हुई। जो विधवाओं की मैरिज नहीं होती थी, रीमैरिज नहीं होता था, उन्होंने रीमैरिज की करवाने के लिए प्रयास किए और अंततः ब्रिटिश सरकार ने विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास की उन्हीं के प्रयासों की वजह से, ठीक है। तो ये उनका हाथ था इस सोशल रिफॉर्म में। महिलाओं के एजुकेशन के लिए उन्होंने जो है वो कई स्कूल स्थापित किए और लड़कियां जो है वो पढ़ सके उसके लिए सारे सामाजिक बंधन तोड़ने के वो समर्थक थे। तो ये सोशल रिफॉर्म्स के मुद्दों में उनका योगदान था। एजुकेशनल रिफॉर्म्स में विद्यासागर चाहते थे कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाए, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, और एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया जाए मासेस के लिए, ठीक है। दूसरा, प्रमोशन ऑफ रैशनल थिंकिंग, उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग लोगों में डेवलप की और एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप की अपने स्टूडेंट्स में। तो ये एजुकेशन के प्रति जो है उनका जो है वो नजरिया था, क्या रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आए। अब
इम्पैक्ट क्या रहा समाज पर और एजुकेशन पे उनका। सोशल इम्पैक्ट देखें तो इसकी वजह से महिलाओं की स्थिति सुधरी, ठीक है, और उसके अलावा ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म्स के लिए रास्ता खुल गया और ज्यादा। तो ये विद्यासागर के प्रयासों की वजह से हुआ। साथ ही एजुकेशन में उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की नींव रखी। उसकी वजह से जो मॉडर्न एजुकेशन है जिसमें हम लॉजिक और ये कह लीजिए रीजन जो है हम देखते हैं, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी देखते हैं, तो वो उन्हीं के प्रयासों की वजह से है, ठीक है। तो ये हमने उनका लेगेसी और इम्पैक्ट दिया। समराइज कर दो इन्हीं सारी चीजों को कि उन्होंने क्या किया, सोशल जस्टिस जो है वो दिलवाने की कोशिश की महिलाओं को, महिलाओं के राइट्स की बात की, और एक अपना छाप छोड़ी इंडियन सोसाइटी पे। उनकी लेगेसी में कहे तो उसने जनरेशंस को इंस्पायर किया, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज जो हैं वो लोगों के अंदर इनकलकेट की, सोशल इक्वालिटी और एजुकेशनल डेवलपमेंट में उनका योगदान था। तो सिंपल वही समराइज ही तो करना है मेन बॉडी में के पार्ट्स को, ठीक है। जस्ट समराइज पॉइंट्स इन द मेन बॉडी और वो आप कंक्लूजन में लिख दें। क्या रॉकेट साइंस थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन के तरीके मैंने आपको बता दिए, मेन बॉडी में कैसे लिखना है आपको बता दिया मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, इसको आप थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और अब दूसरे पे आते हैं। एक्सप्लेन हाउ एजुकेशनल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन ब्रिटिश एरा एंड हाउ इट शेप्ड अवर एजुकेशनल पॉलिसीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो यहाँ दो अलग अलग दौर हैं। एक कैसे एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश एरा के दौरान और कैसे उसने हमारी आज की पॉलिसीज पर इंपैक्ट डाला या उनको शेप किया, ठीक है। तो एक तरीके से वही पूछा जा रहा है, ठीक है। समझाइए कि ब्रिटिश काल में शैक्षिक विकास कैसे हुआ तथा स्वतंत्रता के बाद इसने हमारी शैक्षिक नीतियों को किस प्रकार आकार दिया। ये 12 मार्क्स में पूछा गया। अब देखो इंट्रोडक्शन दो तरीके से। पहला, अब यहां पे हम देखें, देखो ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा एजुकेशनल डेवलपमेंट जो था उसमें क्या प्रयास किया जा रहा था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहे हैं हम कि इट वाज इन द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश to create a class of Indians which was loyal to British interest and reinforcing dominance। मतलब उनके जो प्रशासन को पुख्ता बनाने में जो मदद करें ऐसे लोगों की एक फौज तैयार करना चाहते थे ब्रिटिश। तो उनकी एजुकेशन पॉलिसीज उस हिसाब से निर्धारित थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जो एजुकेशनल पॉलिसीज थी उसमें एम्फेसाइज रखा गया इक्विटी पे कि सबको एजुकेशन मिले, इंक्लूसिवनेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है एजुकेशन पहुंचे और राष्ट्र का विकास हो, ऐसी एजुकेशन सबको मिले। तो ये एक चेंज आया, ठीक है। अब एक और तरीके से इंट्रोडक्शन, ब्रिटिश रूल में वही चीज़ अब आप कोट्स के जरिए समझा सकते हैं। जैसे मैकॉले का विजन आप देखें, we must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and millions। मतलब वही चीज हमने जो पहले की है, वही आइडिया जो हमने समझाने की कोशिश की। यहाँ पे हमने मैकॉले का एक कोट ले लिया और उसके जरिए बता दिया कि भाई कि हम ऐसी क्लास तैयार करना चाहते हैं जो हमारे बीच में और आम जनता के बीच में इंटरप्रेटर बने, ठीक है। और दूसरा, मंडेला का एक कोट फिर मॉडर्न एरा की एजुकेशन को दिखाता है। जब मंडेला, यानी हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी है वो मंडेला के आइडियाज, जैसे एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब हम अगर तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं लोगों का आर्थिक विकास हो, हम चाहते हैं लोगों का सामाजिक विकास हो, तो हमें करना क्या चाहिए कि एजुकेट करना चाहिए लोगों को। अब बाकी सब चीजें अपने आप होती जाएंगी। तो ये इंट्रोडक्शन टू, मतलब वही चीज जो हमने यहां कही है इसमें हमने कोट्स का यूज कर लिया जिससे हम अपनी बात को बेहतर तरीके से कह पाए, ठीक है। तो ये वाला इंट्रोडक्शन इज बेटर देन दिस, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे मेन बॉडी पे। कॉलोनियल एरा की एजुकेशनल पॉलिसीज क्या थी। पहला, वेस्टर्न एजुकेशन भारत में लाई गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले गए, यूनिवर्सिटीज खोली गई, क्लास ऑफ क्लर्क्स एस्टेब्लिश किए गए और एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाए गए जो ब्रिटिश एम्पायर के प्रति लॉयल हो। तो वेस्टर्न एजुकेशन के पीछे का रीजन ये था। मैकॉलेज मिनट या मैकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1835, वो उसका मकसद था कि इंडियंस को एंग्लिसाइज करना, अंग्रेजी सिखाना टू एलीट क्लास। मतलब सिर्फ एक रिच या अपर मिडिल क्लास को पहला सिखाना, और वो चाहते थे कि एजुकेशन विल ट्रिकल डाउन टू द बॉटम सेक्शन फ्रॉम टॉप। तो ये वो
वो चाहते थे। तो ये उनकी जो है वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी उन्होंने दी थी, और जिसके जरिए वो ये कहना चाहते थे कि हम सिर्फ एक रिच और अपर मिडिल क्लास को पढ़ाना चाहते हैं जो हमारे प्रति लॉयल बने रहे। उसके बाद वुड्स डिस्पैच 1854, इसने क्या किया, जहां पहले सिर्फ वो चाहते थे सिर्फ लिमिटेड लोगों को एजुकेशन देना, तो उससे एक शिफ्ट हुआ टू एजुकेटिंग दोज कमिटेड टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल। इसीलिए शायद कहते हैं कि इट वुड्स डिस्पैच वाज अ मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। एक बड़ी शुरुआत थी जिससे भारत में लोगों को शिक्षित करने का एक बड़ा प्रयास सही मायने में किया गया। इसके बाद हार्डिंग रेजोल्यूशन 1913 और सार्जेंट प्लान 1944, ये दोनों ऐसे प्लान्स थे जो कभी भी अचीव नहीं किए गए। ठीक है, ये दोनों ऐसे प्लान्स थे जिसमें हार्डिंग रेजोल्यूशन में कहा था हम यूनिवर्सल जो है वो एजुकेशन जो है वो देने की कोशिश करेंगे, हम ये प्रयास करेंगे कि भारत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करें। सार्जेंट प्लान में एक कदम और आगे गए, उसमें बोला कि हम इतने 40 इयर्स में जो है वो यूनिवर्सल लिटरेसी अचीव कर लेंगे, लेकिन ऑल दो ब्रिटिश वर नॉट गोइंग टू स्टे इन इंडिया फॉर लॉन्ग। तो ये सारे ऐसे प्लान्स थे बस जो बस पेपर्स पे थे, कभी भी मटीरियलाइज नहीं किए गए। ठीक है, लेकिन ये प्लान्स पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसीज जो थी ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की पॉलिसीज में दिखा कि जैसे जब उन्होंने कहा कि हम एजुकेट करेंगे, जब हार्डिंग रेजोल्यूशन में कहा था कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करें। आगे सार्जेंट प्लान में कहा कि हम अडल्ट लिटरेसी भी हासिल करना चाहते हैं और यूनिवर्सल लिटरेसी भी हासिल करना चाहते हैं 20 और 40 साल में। तो वहाँ से एक नींव पड़ती है कि भारत में भी जब हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज बनाई तो पहला था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा पहुँचे, एक्सेस, इक्विटी और बराबरी के स्तर की शिक्षा सबको मिले, बराबर मौके मिले। तो ये हमारी पॉलिसी थी। राष्ट्र जो है विकास में भी एक योगदान हो, जैसे साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन हम अपने स्टूडेंट्स को दें जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हम हासिल कर सकें। और ऊपर से आज़ादी के बाद के भारत में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यानी देसी लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया एजुकेशन में, बजाय कि कॉलोनियल लैंग्वेजेस के प्रति एक जो है वो एक लगाव के। ठीक है, अब ये तो हो गया। आगे चैलेंजेस और कंटिन्यूटी। चैलेंजेस के जो हम देखते हैं, ये हम एक एडिशनल चीज ऐड कर रहे हैं। देखो अब इसमें हमने कर दिया कि जो चैलेंजेस हम देखते हैं अब मॉडर्न डे एरा में, तो वो क्या है कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। कि हम क्या नहीं, देखो ये चीज यहां पे उसने एग्जैक्टली पूछी नहीं थी बट हमने ये ऐड किया है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन उसमें आपकी भी एक राय जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि आप दें। तो चैलेंजेस और कंटिन्यूटी, पहले तो प्रॉब्लम्स क्या हैं मॉडर्न एजुकेशन की, वो आ गया उसमें चैलेंजेस में। ठीक है, और कैसे उसको हम आगे ठीक करेंगे तो वो है। तो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, तो पहली बात तो जब एजुकेशनल एक्सेस लोगों तक पहुंचाया गया तो इसमें रेलेवेंस एक चैलेंज बन गई कि हम ज्यादा स्कूल तो खोल सकते हैं, लेकिन क्या स्कूल या कॉलेजेस या क्या लेकिन सब में उसी स्तर की एजुकेशन दे पाएंगे? तो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी इज अ चैलेंज फॉर अस। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, कोशिश भारत में रही कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जिन तक एक्सेस नहीं है उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, जो हमारी जो पोस्ट कॉलोनियल एस्पिरेशंस है खासतौर पे सोशल जस्टिस की और इक्विटी की, उनको जो है मटेरियलाइज करने में मदद करें। साथ ही में ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, कि हम अपनी एजुकेशन को जो है वो दुनिया के एजुकेशन स्तर के बराबर भी ले आए, और लेकिन अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को भी जो है वो ना जाने दें, उसको भी बचा के रखे। तो ये भी एक चैलेंज है। ठीक है, कंक्लूजन यानी ब्रिटिश एरा इंडिया जो है वो इस समय पे हमारी जो पॉलिसीज थी उनकी वजह से बहुत हद तक हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की जो पॉलिसीज बनी है, हमने जो प्रॉब्लम्स उस एरा में फेस की वो सब हम चाहते हैं कि वो अब इरेडिकेट हों। ठीक है, तो उसने हमें एक आइडिया दिया, खास तौर पे ब्रिटिश प्लान्स ऑफ हार्डिंग रेजोल्यूशन एंड सार्जेंट प्लान, वो एक आइडिया थे कि किस तरीके से उसे किया जा सकता है। ठीक है, तो यही आप कंक्लूजन में दें। ठीक है जी, तो दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके लिए मैं कुछ आपको टारगेट क्वेश्चन दे देता हूं। देखो ये है कि हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन स्वदेशी मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर मोटिवेशन, स्ट्रैटेजीज एंड आउटकम्स।
8 मार्क्स 150 वर्ड्स। और दूसरा, एग्जामिन द की फीचर्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, 12 मार्क्स 225 वर्ड्स। एक बार हिंदी में भी देख लो, स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बीच प्रेरणाओं, रणनीतियों और परिणामों के संदर्भ में अंतर पर प्रकाश डालें, और 1928 की नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्व का परीक्षण कीजिए। ठीक है, और आप लोग जब ये क्वेश्चंस देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और वैसे भी आपको फाइल भी मिल जाएगी। जब ये आप अटेम्प्ट कर लें तो आप ये मुझे हमें सेंड कर सकते हैं यहाँ इस लिंक पर। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।